अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हरकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव स्टूडियो में बैठे हैं तो यकीनी तौर पे मुल्क की जो सूरत हाल है वो काफ़ी से ज़्यादा जो है हमें एक नाजुक मरहले में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में 78 बरस में ये सबसे ज़्यादा नाजुक मरहला है पाकिस्तान का, कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आलमी जंग की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द जो खत्ते में ईरान, इसके अलावा अमेरिका और इसराइल के साथ जो तनाज़ा चल रहा है और प्लस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने एक तनाज़े हैं, एक अज़ली दुश्मन हमारे मशरक़ में बैठा हुआ है, वो इंडिया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और फिर दुनिया के जो हालात हैं उन पर देखते हैं तो यकीनी तौर पर हमें नज़र आता है कि शायद कि एक हल्की सी चिंगारी भी अगर लगी तो लकीर तौर पर जो है वो कहते हैं कि एक ईंधन में जो है वो आग लग सकती है और बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त तुर्की और मिस्र की एक मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अमेरिका की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी वो ईरान ने मुस्तरद कर दी हैं, ईरान ने अपनी तजावीज़ दी हैं। अब वो अमेरिका उसे तस्लीम करता है या नहीं करता वो आने वाला बताएगा। लेकिन इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी अपने हॉर्मुज़ में जो पाबंदी लगाई है मुख्तलिफ तिजारती जहाज़ों के गुजरने पर, उसकी वजह से आलमी मईशत जो है वो शदीद तरीन दबाव में आ गई है। पाकिस्तान जैसे एक कमज़ोर तरीन मुल्क जिसकी मईशत की इंतहा कमज़ोर है, इस कमज़ोर मईशत ने एक दर्द-ए-सर पैदा कर दी है हमारी हुकूमत के लिए कि हुकूमत जो है वो परेशान है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में ताख़ीर हो रही है तो यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर जो एक ईंधन की जो अपनी एक ज़ख़ीरा है उसमें कमी हो रही है और उस कमी होने की वजह से मुल्क के अंदर जो है एक बहरान की कैफियत पैदा हो सकती है। गो के अल्लाह का करम है कि अभी तक कोई बहरानी कैफियत नहीं है और हुकूमत ने एक अच्छा तरीके से अपनी पॉलिसी को अपनी जानिब बढ़ाया है और प्राइम मिनिस्टर गाहे बगाहे टेलीविजन पर आकर वो कौम को एतमाद में भी ले रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत पर दबाव इतना ज़्यादा है कि पेट्रोल की कीमतें जो आगाज़ में इस जंग के आगाज़ के बाद जो 55 रुपये फ़ी लीटर में इजाफा किया गया था, उसके बाद जो आम जो लोग इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल उस पर मज़ीद इजाफा नहीं किया गया, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते हाई ऑक्टेन पेट्रोल पे जो कि अमूमन एलीट क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं उन पे 200 रुपये लीटर बढ़ाकर उसे तकरीबन 600 रुपये पर लीटर कर दिया गया था। इसके अलावा आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की उस तकरीर में उन्होंने यही कहा कि हुकूमत को कई अरब रुपए जो है वो बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पेट्रोल की कीमतों को आगे नहीं बढ़ा रहे और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो अब जो 324 रुपये पेट्रोल है वो बरकरार रहेगी। ये सब अपनी जगह है, लेकिन बात वही होती है कि क्या मुल्क के अंदर अगर ये तूल पकड़ती है जंग अगर तूल पकड़ती है और ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा हल नहीं होता तो पाकिस्तान में क्या होगा और पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव करेगा, इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं जानते। ना ही कोई हम पेशनगोई कर सकते हैं, ना हुकूमत को की कोई पेशनगोई है कि वो क्या होगा। लेकिन बहरहाल इस आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और बहुत सारे दीगर जो ममालिक हैं वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि जल्द से जल्द इस मसला हो लो। इस तनाज़े को हल के साथ साथ हमने ये देखा कि मुल्क के अंदर हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की एक तजवीज़ पेश की। स्मार्ट लॉकडाउन में यह था कि ईंधन की बचत हो, हम उस काम को रोक के, यानी कि आप अगर दफातर में जाते हैं और दफातर में तकरीबन अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग मुख्तलिफ सवारी इस्तेमाल करते हैं, उस सवारी इस्तेमाल करने पर ईंधन जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो अब हुकूमत जो है वो अभी तक उसने ऐलान नहीं किया, लेकिन प्लानिंग की है कि वर्क टू होम किया जाए। वर्क टू होम इस तरह किया जाए कि 50% लोगों को हाजिरी दी जाए, 50% लोग घर से काम करें, फिर वो जो 50% अगले हफ्ते 50% जो घरों पे थे वो ऑफिस में आ जाए और ऑफिस वाले घर चले जाएं। इसी तरह हमने ये देखा कि स्कूलों में जो है 16 मार्च से 31 मार्च तक की छुट्टी की गई थी। अब 31 मार्च के बाद इसे मजीद जो है वो 16 अप्रैल तक करने की तजवीज़ दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर गुज़श्ता रोज़ सिंध तशरीफ लेकर आए या सिंध तशरीफ लाने के बाद जब हमें ये आम लोगों की एक तासुर था, एक आम लोगों का तासुर था कि शायद हुकूमत सिंध से वफाकी हुकूमत ये मशवरा करेगी कि लॉकडाउन कैसे किया जाए और कब उसका ऐलान किया जाए, लेकिन हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर जो कल कराची तशरीफ लेकर आए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और
सिर्फ ताज़ियत की, उन्होंने जाकर शीन रहमान की बेटी के और फरियाल ताकुर की बेटी की जो शादी थी उसकी मुबारकबाद दी। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इनकी मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में। इसके अलावा मज़ीद जो है कुछ भी नहीं देखने में आया। अब लॉकडाउन कब से इसका अमल दरामद होता है, इस हवाले से आवाम में कन्फ्यूजन पाई जाती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन वो सब जो है वो एक मुबालगा आराई है। अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन कब से किया जाएगा। बहरहाल हम आज इसी को मौजू को अपना महवर बनाते हुए अहाता करेंगे कि जनाब के इस स्मार्ट लॉकडाउन से या जो आलमी तनाज़े में जो जंग हो रही है, इस जंग से पाकिस्तान किस तरह उसको नुकसान हो सकता है, या पाकिस्तान अगर इसमें खुदा न खास्ता इसकी सरहद तक उसकी आग की तपिश पहुंचती है तो पाकिस्तान के आगे लाहेमल क्या होगा। हमारी सियासी जमातें हैं, हमारे दानिश्वर्स हैं, वो यकीनी तौर पे एक थिंक टैंक भी रखते हैं और ये बात को बता भी सकते हैं कि हुकूमत इस हवाले से किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए या कर रही है। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब, अभी तक जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अभी स्टूडियो में, वो जनाब फैसल नदीम साहब हैं। ये सिंध के सदर भी हैं और मरकज़ी मुस्लिम लीग के और नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के। थैंक यू फैसल नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा राजा अंसारी साहब जो हैं, जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं बराए सिंध, वो भी मेरे साथ राजा अंसारी साहब मौजूद हैं जूम पे। अब मैं राजा अंसारी साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ और जनाब फैसल नदीम साहब को भी खुशामदीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और मेहमान भी आने वाले हैं, वो आ जाते हैं तो फिर मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा और फिर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हम ये राजा साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं ना? जी जी जी, चले जी फैसल नदीम की साहब की तरफ ही चलते हैं। फैसल नदीम साहब जो हैं वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर भी हैं सिंध के। फैसल नदीम साहब क्या कहेंगे आप, जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त मुल्की और बिलक़ौमी सियासी सूरत-ए-हाल है? देखें, इसमें तो कोई आप ये कह लें कि दूसरी राय नहीं है कि हमें इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना है। बावजूद इसके कि डायरेक्टली तो यानी हम जो है वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब आपके बॉर्डर पर कोई जंग आ जाती है तो लामोहाला उसके बहुत सारे मसाइल का सामना आपको भी होता है। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, यानी अगर हम सिर्फ यानी अमेरिका, ईरान और इसराइल की बात करें तो बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे दीगर इस तरह के ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बहुत सारे मसाइल मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। यानी अगर आप ये जितने भी अरब ममालिक हैं उनकी बात करेंगे, सऊदी अरबिया की बात करेंगे, यूएई की बात करेंगे, कतर की बात करेंगे, कुवैत की बात करेंगे, बहरीन की बात करेंगे, तो ये तमाम ममालिक इस वक्त मुतासिर हैं। और इनके मुतासिर होने का मतलब ये है कि डायरेक्टली हम सब मुतासिर हो रहे होते हैं। और चूंकि हमारी मुल्क की मईशत का बहुत सारा दारोमदार और इन्हिसार इन मुल्कों पर है, तो लामोहाला हमने यकीनी तौर पर मुतासिर होना है। तो अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, मैं ये समझता हूँ कि बावजूद इसके कि सियासी तौर पर बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे इख्तलाफात किए जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क और इस वक्त जो हमारी खारजा पॉलिसी है तो वो बहुत ये समझ लें कि मुतवाज़िन है, बहुत ज़्यादा ये कह लें कि मुनासिब है और इसकी पूरी दुनिया में तहसीन की जा रही है। तो ये यकीनी तौर पर बहुत अच्छा इक़दाम है जो किया जा रहा है। लेकिन आप ये कहते हैं कि जनाब के सऊदी अरब हो गया, बहरीन, जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक का आपने तज़किरा किया, ईरान का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि अमेरिका के अड्डे जो है वो ज़मीनी अड्डे जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं, तो लाजमी सी बात है कि जब अमेरिका उन पर हमला करेगा तो वो कहते हैं कि हम अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकते, तो लाजमी सी बात है उनके दोस्तों को, उनके मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस पॉलिसी को आप किस हद तक आपके समझते हैं, क्या आपके नज़रिए के तहत ये ठीक है या गलत है? देखिए, यहाँ पर ना मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा। मैं हमास के जो लोग हैं एक दफ़ा उनके साथ था और उन्होंने एक बात की, यानी एक साहब ने सवाल किया उनसे कि मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं उनमें आपके साथ सलूक अच्छा नहीं होता, लेकिन हम मुसलसल ये जो है यानी आपको जब हम आपको इस तरह से देखते हैं कि आप उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आपका कोई इक़दाम नहीं होता, आप बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करते हैं, तो ये बताइए कि इसका सबब क्या है। तो वो जो हमास के फ़लस्तीनी भाई थे हमारे, उन्होंने एक बात की कि जब भी हम ये काम करना शुरू करेंगे तो उसके बाद जो हमारा असल हदफ है जिसका नाम इसराइल है, तो हम उससे भटक कर किसी और सिमत पर चले जाएंगे। बिल्कुल। तो बात यह है कि यकीनी तौर पर अमरीकी अड्डे मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने एक बात की है और वो बात यह है कि जो अमरीकी अड्डे उनके पास मौजूद हैं उनसे डायरेक्टली कोई हमला ईरान की तरफ जनाब तक नहीं हुआ। तो अगर सूरत हाल इसी तरह की है तो बजाय इसके कि मकसद हम
उन मुल्कों की तरफ जाएं कि जो किसी ना किसी तरह जिनके साथ हमारा इस्लामी उखुवत का कोई रिश्ता जो है ना ये समझ ले के मौजूद हैं। तो हम अगर अपना हदफ इसराइल को बनाएं कि जिसके जराइम बहुत ही ज्यादा हैं, गजा पर जो कुछ उसने किया। लेकिन फैसला अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह ना कि मिसाल के तौर पर दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। देखिए अगर इस तरह की बात है, इस तरह की बात है, फर्ज करें हमारी भारत से जंग हुई थी, हाँ। फर्ज करें हमारी भारत से जंग हुई थी, तो अगर हम चाबहार पर जाकर इसलिए हमला करते कि वहां पर भारत का कंट्रोल था, ठीक है जी, यानी भारत ने वो चाबहार जो भारत ने बनाई थी और वहां बैठकर बहुत सारे काम भारत कर रहा था, यानी ईरान में जाकर हम उस पर हमला करते या फिर जो है किसी भी दूसरे आप ये कहें मुस्लिम मुल्क में जाकर, तो ये तो बात मुनासिब नहीं है। इंडिया तो पाकिस्तान के बराबर में है ना, पाकिस्तान उसे बराह रास्त जवाब दे सकता है, लेकिन अमेरिका तो ईरान से हजारों मील दूर है ना, हजारों मील, तो ईरान की दस्तरस नहीं है अमेरिका, हजारों मील यकीनी तौर पर अमेरिका दूर होगा, लेकिन हम एक चीज इसराइल उसके दस्तरस में मिसाइल बरसा रहा है। हम एक चीज देख रहे हैं ना मुसलसल, हम एक चीज देख रहे हैं मुसलसल, हम एक चीज मुसलसल देख रहे हैं, और वो देखी जाने वाली चीज ये है कि इसराइल जो है उस पर मुसलसल ईरान के हमले जारी हैं। और वो हमला जो है ना, देखिए एक बात में फर्क है थोड़ा सा, इसराइल पर होने वाला हर हमला, इसराइल को दिया जाने वाला हर जवाब, वो आप ये कह लें कि मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा को खुश करने का बाइस है, उम्मत मुस्लिमा के लिए सुकून का बाइस है। यानी इसकी वजह यह है कि मैं कहता हूं कि इंसानी अगर पूरी हिस्ट्री लेंगे, पूरी तारीख लेंगे, तो उसमें उतना बड़ा मुजरिम मौजूद नहीं है जितना बड़ा ये मुजरिम इसराइल है। तो अब अगर अपना पूरा फोकस अगर उनके ऊपर ही मैं कहता हूं कि मकसद जो है ना हो और ये सारा काम किया जाए, तो उम्मत भी एक जगह पर जमा रहती है और सारी उम्मत जमा होकर ईरान के साथ यानी ज़ाहिर यकजहती उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन जब चाहते हुए या ना चाहते हुए एक काम हो रहा होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों पर जब हमले हो रहे होते हैं इस तरह से, तो लामोहाला लोग मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ आप ये कह लें कि उसमें जो है उनके हिस्से होते चले जाते हैं, मुफादात होते हैं, उसकी वजह से आप एक और चीज देख लेना, यानी आप अवाम को छोड़ दें। मैं ये कहता हूं आपकी हुकूमत का स्टांस क्या है। जब आप अपने हुकूमत के स्टांस की बात करते हैं तो आपकी हुकूमत ये कहती है कि सऊदी अरेबिया पर और दीगर अरब मुल्कों पर ईरान को हमला नहीं करना चाहिए। यानी वो दो काम करती है आपकी हुकूमत, एक मुजम्मत इस बात पर की जाती है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और दूसरी मुजम्मत इस बात पर की जाती है कि अरब मुल्कों पर हमला हुआ है। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए एक तरफा अगर काम कर लिया जाए, यानी वो मिसाइल कि जो सारे के सारे उन मकसद ये कह लें कि जराइम पेशा यहूदियों पर इस्तेमाल हो सकते हैं कि जो हमारे बच्चे कत्ल कर रहे हैं, हमारी खवातीन को कत्ल कर रहे हैं, जिन्होंने गज्जा को बिल्कुल आप कह लें एक तरह से सफा हथी से मिटा दिया, और अभी वाली जंग शुरू करने में भी, यानी ये बात तो यकीनी तौर पर आपने खुद देख लिया कि जो कैंट जो थे वो सिक्योरिटी एडवाइजर या कुछ और वो अमेरिका के, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने वादे तौर पर यह बात की कि ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, और ये जंग जो है इसराइली लॉबी जो अमेरिका में मौजूद है और इसराइल उसने शुरू की है। और जितना भी आप देखें मुख्तलिफ सिमतों पर जो हमले हो रहे हैं, तो बहुत सारी बात ये भी की जा रही है कि वो हमले इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात, फॉक्स फ्लैश भी किए जा रहे हैं कि कुछ किस्म के भी हमले किए जा रहे हैं, उसको सजा दी जानी ये बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन बहरहाल ये काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला भी है, इसलिए हम समझते हैं कि जितनी बात हो गई उतनी काफी है। एजाज साहब, अब मेरे साथ दूसरे मेहमान जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि वो तशरीफ ले आए हैं, एजाजुल हक साहब हैं, ये रुकन सिंध असेंबली हैं जनाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। देर सवेर हुई जाती है, कहते हैं कि देर मैं नहीं करता, ट्रैफिक करा देता है। हाँ, थैंक यू, खुद कट्टे भी करा देता है। खैर, अब आपने सुन ली बात। महवर यही है कि हम पाकिस्तान में आप एक स्टेक होल्डर है हुकूमत के, और आपकी जो एक मतलब कि सपोर्ट भी है वफाकी हुकूमत को भी है। अब आप ये बताइए कि जावलक साहब की इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है ईरान के हवाले से, ख़ास तौर पर मुस्तसिल बताइएगा, वो ईरान, सऊदी अरब या हमारा मशरक़ वस्ता में एक जानिब तो ये हमारी हिमायत इस तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के भी जो है हम कम से कम इतनी खुशामद कर रहे हैं कि शायद कि अमेरिका का रुख हमारी तरफ ना हो जाए। आप क्या कहते हैं, क्या पॉलिसी हमारी सही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं कि पाकिस्तान, इस पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। बिल्कुल, ऐसा कभी मेरे ख्याल से मादी पे हुआ नहीं है। एक तरफ से यकीनन नहीं, जब अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, रूस ने हमला किया, तो उस वक्त की पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पे ही थी। इस तरह नहीं थी मेरे ख्याल से। इस तरह अभी जो कंडीशन है कि बबांगो दोहल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो तारीफों के पुल बांधने के लिए बैठ जाते हैं, अलग सा बिल्कुल सेशन रखते हैं, वो फील्ड मार्शल साहब के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो, वज़ीर आज़म साहब के लिए हो। लेकिन हम तो इसको शहबाज शरीफ साहब या फिर आसिम मुनीर साहब के तहत नहीं देखते, हम देखते हैं पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, और हर बंदा, हर मुल्क ये चाहता है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे। और पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने इस जंग को छेड़ कर
जो कमबख्ती की है और जिस तरीके से वो उसने निकलने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने जिस हिसाब से ईरान को कमजोर समझा है, और वो कहते हैं ना कि हमारे ले टॉक में वो गले में फंस गया है ईरान। सोचा नहीं था कि इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है, लेकिन इंटरनेशनल इशू है। देखें, कभी भी जंग कभी किसी भी मसले का हल नहीं हो, बेशक टेबल टॉक के ऊपर बात की जाती है, लेकिन अमेरिका ने, और जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये जंग अमेरिका का नहीं है, ये जंग बेसिकली इसराइल का है। और जो अमेरिका में एक लॉबिंग बैठी हुई है इसराइल की, उनकी शैतानी है इस जंग को करवाने पे। अच्छा, ये मफादात इसराइल से रिलेटेड है। एक चीज नोट की है, मैं दोनों हजरात को अभी एक पॉइंट में आपसे बोलूं कि कितनी बड़ी बड़ी साजिश है कि वो यहूद और हुनूद के इत्तेहाद जो है, वो यहूद और हुनूद का इत्तेहाद वो इस तरह है कि उनकी प्लानिंग देखें कि वो अमेरिका में रिजीम चेंज करके वो आके मौजूद होना चाहते हैं। अगर रिजीम चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसराइल आपका पड़ोसी बन गया, ऐसा ही है, इसराइल पड़ोसी बन गया, उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो मेरा अपना जाती राय है कि ये तो बहुत इंटरनेशनल साजिश है, और इस वक्त फील्ड मार्शल या मौजूदा गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी अपना रही है, आई थिंक सो कि बहुत बैलेंस पॉलिसी है, बहुत बैलेंस पॉलिसी है। और जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो तज्जिया है पाकिस्तान को लेकर, बहुत सारी बातें तो ऑनियर भी नहीं कही जा सकती। पाकिस्तान को जिस नज़रिए से देखा जा रहा है, तो हम अल्लाह ताला की हुजूर शुक्र बजा लाते हैं। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जो पॉलिसी है, हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, नज़र इसके कि सियासी मुखालफत है, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमात, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कर रहे हैं, उम्मत मुसल्लमा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा की बात हो रही है, और साथ साथ में हम अपने मुल्क की भी बात करेंगे, जिस हिसाब से तो यार वी आर द पार्ट ऑफ उम्मत मुसल्लमा। कुछ लोग, मैंने इसलिए ये जुमला अदा किया क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे गर्मा गर्मी है कि फील्ड मार्शल साहब ने बुलाकर कुछ कह दिया कुछ मखसूस लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें एज ए पाकिस्तान पहले उम्मत मुस्लिमा सोचना चाहिए, नहीं, और उसके बाद हमें एज ए पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए। मुझे कैमरे पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात है, हमें ये बात को तस्लीम करना चाहिए कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या होता है तो भाई पाकिस्तान में एहतजाज क्यों होता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में आप अपनी अमलाक को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? कि अगर सपोज के सऊदी अरब में कुछ हो गया, ईरान में कुछ हो गया, कहीं भी कुछ हो गया, अफगानिस्तान में कुछ हो गया, तो आप पाकिस्तान में सड़कें बंद कर देते हैं, आप पाकिस्तान के में अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी तो दुरुस्त तरीका नहीं है ना। हमें देखें, जब ये बात कहते हैं ना बिलाल भाई, तो हमें एक एग्जाम्पल भी चाहिए। 2025 मई के महीने में जो कुछ हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का हुआ, जिसपे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, उस जंग के दौरान कौन सा ऐसा गैर मुस्लिम मुल्क है, कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसने एहतजाज हो रहा हो पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान के लिए एहतजाज किया। पाकिस्तान ने तो इंडिया को नहीं छेड़ा, इंडिया खुद आया और वो अपनी मौत खुद मरा, और दुनिया भर के अंदर वो रुसवा हुआ। हमें ये सब कुछ देखने की जरूरत है। इस वक्त हमें इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। भले से पाकिस्तान के अंदर जंग नहीं हो रहा किसी मुल्क के साथ इनडायरेक्टली, लेकिन इश्यूज तो हैं। एक ग्लोबल इशू एक पैदा हो चुका है फ्यूल के हवाले से, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। तो इसके ऊपर हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए और सबकी राय होनी चाहिए। ख्वाह ये कि कोई देखें, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तानियत की और पाकिस्तान के इश्यूज़ की, तो हमें ये बात नहीं करना चाहिए कि कौन सी जमात अपोजिशन में है, कौन सी जमात हुकूमत में है, या फिर कौन सी जमात पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। सब पाकिस्तानी हैं। हमें मिल बांटकर जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो हमारी अफवाज है, उनके साथ बैठकर हमें पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करना चाहिए। इस इशूज़ के इन इशूज़ से हमें किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं, आपने सवाल तो नहीं किया, लेकिन नहीं सवाल नहीं किया, मैंने इंट्रो दिया, आप थोड़ा देर से आए, आप थोड़ा लेट हो गए, वरना इंट्रो में यही कहा था और मैंने हजरत से भी यही बात की थी कि बात यह कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरह हम जा रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के कल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ तशरीफ लेकर आए थे तो एक आम सा तासुर यही था कि शायद वो मशावरत के लिए आ रहे हैं सिंध में मशावरत करेंगे कि लॉकडाउन का फैसला कब किया जाए। लेकिन बात वही होती है कि उन्होंने मशावरत नहीं की। अभी मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि शायद के वेट एंड सी हो रही है हुकूमत की जानिब से कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं या कोई भी ऐसा सूरत नज़र आती है कि ये आग ठंडी हो जाए तो फिर तो मामला जो है अपना होनस भी खुल जाएगा और फिर मामला दुरुस्त होंगे। तो शायद हुकूमत वेट कर रही है। ऐसे ही है मेरे ख्याल से। इतनी आसानी से ये मामला निपटेगा भी नहीं, क्योंकि
ईरान का एक बहुत बड़ा अपना स्टांस है, और जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, तो ईरान कोई छोटी मोटी बात में ये फैसला, क्योंकि ट्रम्प साहब को तो आप देख ही रहे हैं मुसलसल, वो अपने आप से बहुत सारे बयान दे रहे हैं, मौला जट बने हुए हैं, मौला जट बने हुए हैं वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर लॉकडाउन, मौला जट नहीं, नूरी नाते हैं। नूरी ना थे, अच्छा गुड। मौला जट ईरान है। अगर कोई मैं समझता हूँ कि हक बजानिब है, वो अपने दफा का हक रखता है, लेकिन साथ में अगर उससे अफेक्टेड होकर पाकिस्तान के अंदर कोई इश्यूज होते हैं, जैसे फ्यूल का एक बहुत बड़ा इशू है। इजाज साहब, ये बात तय है कि अगर ईरान जेर हो गया तो नेक्स्ट नंबर आपका पाकिस्तान एंड तुर्की है। देखिए ये बात तो तय है, सही बात है ना भाई। देखें, यकीनी तौर पर ये बात तो ठीक है, और वो इस हदफ को बयान करते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों में वाहिद एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान एक बहुत और यही उनको जबरदस्त किस्म की अस्करी कुव्वत है, अस्करी ताकत है, 25 करोड़ का मुल्क है। और फिर सबसे बड़ी जो बात है ना, जिसको देखना चाहिए कि हमने अपनी सलाहियत साबित की हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि हम जो है ना, अगर किसी तरफ से कोई खतरा, यानी चल मैं थोड़ा सा ब्रेक पे जाना, मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से हाजिर होंगे तो लजीज बात है, ये इतना वाइड स्टोरी है, इतनी बड़ी मतलब कि गुफ्तगू है कि यकीनी तौर पे हम थोड़े से वक्त में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर यहाँ पे छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फा दोबारा हाजिर होते हैं तो सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, वक्फे में जाने से कबल जो है हमारे दोस्त जो है मरकज़ मुस्लिम लीग के जनाब फैसल नदीम साहब और रुकन सिंध असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इजाज़ुल हक साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनी तौर पे एक आम आदमी जो है वो पाकिस्तान की वहदत की जानिबी बात करेगा कि जनाब के पाकिस्तान कायम है तो हम हैं। आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, इतने आज़ादी से गुफ्तगू कर रहे थे इसलिए कि ममलिकत के पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत जो पॉलिसीज को मेंटेन कर रही है वो अवाम में उसकी पजीराई है, और हमारी सियासी जमात जो कि बहुत सारे तलाफात भी होते हैं इसके बावजूद हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जूम पे मौजूद है राजा अंसारी साहब हैं जो कि नुमाइंदा है वफाकी हुकूमत बराए सिंध। जी राजा अंसारी साहब। जी जनाब। जी राजा साहब, हमारे साथ जो है आपने सुन तो लिया होगा कि हमारे साथ एमकेएम के रुकन सिंध असेंबली सैयद इजाजुल हक साहब मौजूद हैं और फैसल नदीम मुल्की मुस्लिम लीग। राजा साहब, ये बता दीजिएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन कब से इंप्लीमेंट हो रहा है? देखें, मैं इस बात सिलसिले में अर्ज करूं कि बुनियादी तौर पर जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन को लेकर वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी मुरतब की है, और वो पॉलिसी अभी तो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, और जो औकात कार हैं उसके जो दफातर के उसको शॉर्ट करने की तरफ, तो इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपके स्टूडियो में कोई टेक्निकल मसला है, मुझे मेरी आवाज वापस रिपीट होकर आ रही है, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐलान कर दिया था कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो सूबों के मुशावरे से उसका अमल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध तशरीफ लेकर आए तो हमें तो उम्मीद यही थी कि शायद कि सिंध में उनकी मुशावरत होगी और फिर लॉकडाउन को कोई ऐलान करेंगे। तो आप तो हमसे ज्यादा बाखबर है, तो आपके इनमें क्या बातें हैं? मैंने पहले ही अर्ज किया कि हम ये सब चीजें करने जा रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि अभी ये मुशावरत के अमल से हम गुजरेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मोहतरम वजीर आजम जो कल कराची तशरीफ लाए, वो कराची में ना उनका कोई सरकारी विजिट था, ना ही कोई इस तरह की किसी लोगों से मीटिंग्स थी। वो बुनियादी तौर पर मोहतरमा शेरी रहमान की बेटी के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करने आए, और जब वो आ गए थे तो उनको एक हाल ही में फरियाल टालपुर साहिबा ने भी उन्हें दावत दी थी बेटी की शादी की, उन्हें भी मुबारकबाद दी क्योंकि घर करीब करीब थे। और उसके बाद वो रवाना हुए और एयरबेस पर ही फिर उनकी चंद मिनट्स की मुलाकात हुई एमक्यूएम के वफद से, वहां भी यही तय हुआ कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मोहतरम वज़ीर आज़म स्पेसिफिकली कराची के हवाले से, तरक्याती मंसूबों के हवाले से जरूर कराची तशरीफ लाएंगे, गवर्नर हाउस में बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तमाम मकतब फिक्र के लोगों से मिलेंगे, सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, ताजिर हजरात से मिलेंगे, वकला से मिलेंगे और सियासतदानों से मिलेंगे। ये इंशाल्लाह अभी आपने देखा कि आपके इल्म में है कि जिस तरह इंटरनेशनली जो हालात हैं, खत्ते के हालात हैं, जंगी सूरत हाल है, ईरान, इसराइल, अमेरिका, फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर्स की सूरत हाल आपके सामने है, इंडिया से हमारी कशीदगी, वो सारे हालात सामने हैं। जैसे ही हालात थोड़े सेटल डाउन होते हैं तो मोहतरम वज़ीर आज़म जरूर कराची आएंगे। अच्छा। और सिंध को खास तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। राजा साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा था, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप मतलब ये कि
बहुत सारे काम को उन्होंने कट किया। उन्होंने कहा कि जनाब आप सादगी अपनाएं, आप सारा कुछ करें। कल प्राइम मिनिस्टर की कॉन्वॉय में 37 गाड़ियां थी, 37 गाड़ियां थी कल उनके कॉन्वॉय में। तो क्या पेट्रोल की बचत हुई? असल में मोहतरम वजीर आजम को फैसल एयर बेस पर चीफ मिनिस्टर लेने गए थे, गवर्नर लेने गए थे, आईजी सिंध थे, चीफ सेक्रेटरी थे, अफसरान थे, मिनिस्टर्स थे, और इन सब की अगर दो दो गाड़ियां भी देखें फिर भी 40-45 गाड़ियां बनती हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी स्कॉट्स और सिक्योरिटी की गाड़ियां कम करके मुख्तसर करके 35 पे लेके आए। मतलब है कि राज साहब, इसका मतलब ये कि पहले 100 से ज्यादा गाड़ियां होती होंगी, तो अब ये 37 हो गई। ट्रेवल कर रहे थे, उन सबका प्रोटोकॉल था जी। नहीं, मतलब ये कि कौम ये पूछ रही है, ये कौम ये पूछ रही है कि भाई ये सादगी कहां गई? कौम नहीं पूछ रही। कौम ने कभी नहीं पूछा। ये पीटीआई आप यकीन करें, सोशल मीडिया मिलता नहीं है आजकल। आप सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया क्या हंगामा मचा हुआ बनाया, लेकिन उसका मुख्तसर जवाब मैंने दे दिया कि मोहतरम वजीर आजम को तकरीबन 10 से 12 इस तरह के लोग लेने गए जिनके अपने प्रोटोकॉल्स में 5 से लेकर मैं सबकी बात कर रहा हूं सर, होती है। मैं प्राइम मिनिस्टर पे नहीं डाल रहा, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, उसमें चाहे सिंध हुकूमत हो, उसमें चाहे वफाकी हुकूमत हो, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। वो सादगी नजर नहीं आई। मैं आपको अर्ज करूं, फैसल एयरबेस से उनके घर तक शहरी रहमान और फरियाल साहिबा के घर तक सबने साथ ट्रेवल किया, सबकी गाड़ियां उसमें मौजूद थी, सबके साथ जो जो प्रोटोकॉल था वो भी गाड़ियां जब इकट्ठी हो गई तो वो 35 बनी। यहां हमने 70 और 100 बिल्कुल देखी होगी गाड़ियों के उस वक्त सादगी का पैगाम नहीं आया था। हम उस अभी सादगी का पैगाम आया है कि आप अपनी जिंदगी में बचत करें, सादगी करें, उसके बाद ये सूरत हुई है। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि अक्सर हमारे सियासी पार्टी के लीडरान भी पूछते हैं, अवाम भी पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कराची के अंदर 2-4 दिन स्टे क्यों नहीं करते? जी, मोहतरम वजीर आजम जरूर स्टे करेंगे। असल में आपके इल्म में है कि हम जब से हुकूमत में आए गैर मामूली हालात हैं। पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, 4 दिन की जंग आपने देखी, राफेल हमने गिराए, उसके बाद आपने अफगानिस्तान के साथ मामला देखे, अभी जंगी सूरत हाल आपके सामने है खत्ते की। और मोहतरम वजीर आजम जिस अंदाज में जिस तरह गैर मुल्की दौरे करते रहे और पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में और उनकी सफ में लाकर खड़ा करने की कोशिशें करते रहे, वो आपके सामने है। इंशाल्लाह मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो कराची आएंगे, गवर्नर हाउस में आके रिहाइश पजीर होंगे, यहाँ मीटिंग्स भी करेंगे, सबसे मिलेंगे। अच्छा भाई साहब, अगर नाराज हो तो मेरे मरकजी मुस्लिम लीग के सिंध के सदर जनाब फैसल अदीब साहब कोई शेर सुनाना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, आपकी इजाजत से। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते तो ये इंतजार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। 2022 से अब तक गैर मामूली हालात हैं, कोई मसला नहीं है। 2022 से बल्कि उससे पहले से भी है। हाँ, यानी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है तो उस वक्त से लेकर वजीर आजम साहब अभी तो वजीर आजम नहीं बने हैं, वो जो साबिका हुकूमत थी आप उसमें भी मकसद जो है वही जो है ना, मैं तो कहता हूँ ये जो शहर है ना, जो असल बात है उसको देख लेना चाहिए। पिछले साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे इमरान खान साहब, वो यहाँ से जीते थे, यहाँ से सीट जीत कर वजीर आजम बने थे और उन्होंने कभी इस शहर में आकर 2-3 दिन का कयाम नहीं किया। 2-3 दिन का भाई, एक दिन का कयाम नहीं किया, एक दिन का कयाम। अच्छा, अभी मैं ये कहता हूँ वही वाली बिल्कुल उसी तरह की रिवायत बरकरार रखी गई है। वही बात, वजह क्या है ये समझ एग्री करते हैं आप इससे? मैं एग्री करता हूँ, जाहिर सी बात है। यही आप लोगों ने भी इतराज किया था ना मुत्तहिदा ने भी, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, ना इमरान खान साहब यहाँ ठहरते हैं, ना कोई दूसरा ठहरता है। नहीं, कोई टेक्निकल इशू होगा क्योंकि इस शहर कोई मुनासिब रिहाइश का मौजूद नहीं है शायद। नहीं, गवर्नर हाउस पूरा पड़ा है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बिलाल भाई, पूरा पाकिस्तान इस शहर से पलता है, पूरा पाकिस्तान ये शहर माशी रेड़ की हड्डी है, इसके बावजूद यहाँ पर स्टे ना करना, यानी कि इसका मतलब है बहुत ही गैर महफूज शहर है ये। जी राय साहब, क्या कराची गैर महफूज शहर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं ठहरते? मैं अर्ज कर लूं हालात का हमें ताना दिया गया कि जब से खान साहब की हुकूमत गई है ये बात खान साहब खुद बोल के गए थे कि मुल्क एथोपिया बनेगा, मुल्क श्रीलंका बनेगा, मुल्क जो है उसमें उसकी राह में हमने बारूदी सुरंगें बिछाई है। शेख रशीद का मशहूर बयान, उन्होंने खुद कहा कि ये नहीं, हम उसकी हिमायत नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे। मैं अर्ज करूं कि वो हालात बता के गए थे, हमने नहीं क्रिएट किए, बता के गए थे, क्योंकि उनके ही किए गए मतलब ये कि कराची इतना गैर महफूज शहर है, वायदे किए उसके नतीजे में सब कुछ हुआ। आप पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी जी, जी, पूरी बात। अच्छा, मुल्क शहर जरूर बन जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मोहतरम वजीर आजम को इस शहर से कोई शिकायत नहीं है, बावजूद इसके कि उसकी बेटी
बावजूद इसके कि मोहतरम वजीर आजम की बेटी जो भतीजी है, बेटी की तरह है, वो इस शहर में रात को रही, उसके कमरे में लोग घुसे, बावजूद इसके चले हम पी गए, चले हमने गवारा कर लिया, हमने सब तारीख के जुर्म और जबर अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर लिए, बावजूद इसके फिर भी हम कह रहे हैं कि मोहतरम वजीर आजम आएंगे, इधर रहेंगे आके, लेकिन शर्त एक है, आए सब मिलकर पाकिस्तान के लिए उसकी खिदमत करें। सबसे बड़ी बात तो ये राज साहब, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया, मुबारकबाद देना कि मुबारक हो, आपका गवर्नर तो आ गया सिंध में, तो मेरे ख्याल है कि अब कराची शहर की और सिंध के हालात में बहुत बेहतरी आने की उम्मीद की जा सकती है। मैं आखिरी, अब मुझे शेर सुनाया गया है ना, आप देखें मेरे जैसे आदमी को शेर सुनाया गया, जवाब में शेर जरूर सुनाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। और वो ये है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हमने अपने इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रखना है, बेशक। और वो ये है कि सोचो आखिर कब सोचेंगे, दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म का मरहम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें। घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, जबरदस्त, आपने जवाब अच्छा दे दिया। लेकिन बात वही होती है कि यहाँ पर ये बात तो तय है कि देखिए जी, एक चीज होती है इतबार, इन्होंने जो बात कही ये बात तो तय है कि हुकूमत बहुत सारे वादे करती है, वईद करती है, लेकिन बात यह है कि अवाम उसे एक्सेप्ट उस तरह नहीं करते जिस तरह के एक लीडर की बात को की जाती है। जैसे कि आपका पड़ोस ईरान है, आप ईरान में देख लें, आप ईरान में देख लें कि उनके रहबर थे खामनाई और इसके बाद दूसरे लोग थे, उनकी बातों पे कितना कौम जो है जुट जाती थी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे लीडरों की कॉल ऑफ फेल में फिर भी फर्क है, ये बात आप तस्लीम करें कि गवर्नमेंट जो कहती है वो उस पर अमल नहीं करती। बिलाल भाई, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे भाई ने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, शेर भी बड़ा शानदार सुनाया। और आप देख रहे हैं कि जब से हम आपके पास हाजिर हुए हैं तो जितने भी इंटरनेशनली इस वक्त मसाइल हैं और खित्ते में जिन मसाइल का सामना मुल्क कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपने, लेकिन यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे भाई ने कहा कि वजीर आजम को इस शहर से किसी किस्म की शिकायत नहीं है। आप शहर से भी पूछ लें कि उनको वजीर आजम से कोई शिकायत है या नहीं है। मैं ये कहता हूं कि एक काम करें, आपके पास हुकूमत है, आपके पास इदारे हैं, सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में भेजें। वजीर आजम साहब पंजाब के, लाहौर के वजीर आजम नहीं है, ये बात उनको समझना होगी। देख रहे हो नहीं, उनकी तरफ से मैं आपको जवाब दे दूं, थोड़ा सा ये 18वीं आईनी तरमीम के आने के बाद, 18वीं आईनी तरमीम आने के बाद वफाक के हाथ कट चुके हैं वहां के। और अगर पंजाब में जो भी तरक्की हो रही है, सपोर्ट अगर दिया होगा वफाक ने, लेकिन कर वहां की वज़ीर आला ही रही है। इसके ऊपर सवाल वज़ीर आला ही रही है ना। एक सवाल फिर मेरे ज़हन में आ जाता है, ये बात ठीक है कि 18वीं आईनी तरमीम आने के बाद यकीनी तौर पर सूरत हाल में फर्क पड़ा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि लाहौर में वजीर आजम साहब का कितना कयाम है, अब आप कहेंगे कि वहां पर घर मौजूद है, तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे घर इधर कराची में बना ले भाई। आपके पास माल की कौन सी कमी है और आपके पास दौलत की कौन सी कमी है, यकीन करें यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। राय साहब आपके प्राइम मिनिस्टर से यहाँ लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे दरमियान रहें, लेकिन बात यह है कि आप उनकी आमद के साथ इंशाल्लाह नाराज लगते हैं। चलेंगे फिरेंगे, शहर को देखेंगे, टूटी सड़कें देखेंगे, सेवरेज देखेंगे, उनको यूनिवर्सिटी रोड एक काम करना चाहिए था, यकीन करें यूनिवर्सिटी रोड से लेकर जाना चाहिए था। चल जी राजा, मैं एक अर्ज करूं, मोहतरम वजीर आजम पूरा साल भी यहाँ कराची में रहे ना, मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक मोहतरम वजीर आजम की जमात को यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। ओके, वोट देते वक्त क्या होता है, वोट देते वक्त हम वोट देते हैं लिसानियत की बुनियाद पे, जबान और इलाकों की बुनियाद पे, लेकिन जब हम काम की बात आती है तो हम काम के लिए बोलते हैं मुस्लिम लीग नून काम करे। भाई मुस्लिम लीग नून वहां काम करेगी ना पार्लियामानी निजाम में रहते हुए जहां उसको वोट मिला है। जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप और फ्रेमवर्क को समझते हैं, उनको ये बात का इदराक है, पता है, उनको ये मालूम है कि पार्लियामेंट्री निजाम में हमारे यहाँ जहां पे आपको वोट मिलेगा आप वही काम कर सकते हैं। अब मुस्लिम लीग नून को पंजाब में वोट मिला, वो वहां काम कर रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। जिस दिन मुस्लिम लीग नून को चले आपके लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एमपीएस जो है वो आपके साथ काम करने को तैयार है, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि वफाक उन्हें 28वीं आईनी तरमीम के जरिए उनके हाथ को मजबूत करे। मैं कुछ कर लूं? हाँ जी जी बिल्कुल करें। तो कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जी जी ये एमक्यूएम पाकिस्तान का जितना भी नंबर है कौमी असेंबली में, उस तनासुब से उनकी गवर्नमेंट में नुमाइंदगी मौजूद है जी, और वो अपनी मिनिस्ट्रीज भी हमने उनको फुल फ्लेज मिनिस्ट्रीज दी हुई है और माशाल्लाह दोनों वफाकी वज़रा सिंध में आपके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो कह रही है 28वीं आईनी तरमीम ले आए, अब बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। जी इजाज़त कुछ कह रहे थे आप?
नहीं, देखिए राजा साहब बड़े अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छी और शख्सियत और बहुत कोऑपरेटिव आदमी है और बहुत अच्छा बोलते हाँ, भी हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह नॉलेज भी है। कराची शहर को राजा साहब ने लाड़काना, कश्मोर या फिर माजरत के साथ ये भी हमारे शहर हैं, या फिर कोई गोजरा वाला समझ के रखा है। एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसी मिनिस्ट्री के ऊपर और ऐसे जिम्मेदारियों के ऊपर जिम्मेदारियों को अपने जूते के नोक पे भी नहीं रखती। हम कराची शहर की नुमाइंदगी करते हैं। और राजा साहब ने जो एक बात कही ना, शायद नहीं कहना चाहिए था, हमारे कोalition पार्टनर है, हम बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ये आप इस शहर को लिसानियत का रंग नहीं दे सकते। इस शहर को अगर आप डिसऑन करेंगे ना, तो ये शहर आपको डिसऑन कर देगा। मसला ये है, इस शहर से पूरा सिंध नहीं, पूरा पाकिस्तान पलता है और 70% रेवेन्यू जनरेट करके ये शहर देता है। और जब आपको इस शहर को रिटर्न देने की बारी आई तो आपको एमक्यूएम की 17 सीटें याद आ रही हैं। आपको ये याद नहीं आ रहा कि यहां पर काम करने वाला एक एक शख्स, वो चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो माचिस खरीदे, उसका टैक्स देता है, और उस टैक्स से आपके पंजाब के कोनों के इलाकों के वहां पर जो गांव मौजूद है ना, देहात मौजूद है, वहां भी लोगों का काम होता है। तो राजा साहब, आपको मेरे ख्याल से बात नहीं करनी चाहिए थी। हम कराची शहर को ऑन करते हैं और वो प्रेजेंस वफाकी हुकूमत की जो होनी चाहिए, ये बात ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक की मुदाखलत सूबों में नहीं है, सूबा खुद मुख्तार है, इंतजामी तौर पर, माली तौर पर, हर लिहाज से। तो भाई हम तो आपको कब से कह रहे हैं कि बल्दियाती निजाम को आप इतना ताकतवर कर दें कि कोई भी आए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आप बाप की हैसियत रखता है वजीर आजम, बाप की हैसियत रखता है, और आप कह रहे हैं कि कराची शहर ने हमें वोट नहीं दिया, हम काम नहीं करेंगे। अरे हम अगर कराची वाले अगर डिसऑन कर देना कि भाई ठीक है, यहां से तो हमारे नून लीग का कोई भी नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएगी, वफाकी हुकूमत के लिए। भाई ये शहर बंद होता है ना, तो यहां पर करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान हो जाता है, और पूरे पाकिस्तान का होता है। तो बराए मेहरबानी, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वफाकी हुकूमत में हमारी शराकतदारी भी है, लेकिन कराची शहर को दूसरे शहरों से आप मुमासलत ना करें। ये कराची शहर सबको पालता है। खुदारा, बोलने से पहले इस बात को आप सोच लिया करें, आप किस शहर के बारे में बोल रहे हैं। आप एमक्यूएम के बारे में नहीं बोल रहे, आप कराची के बारे में बोल रहे हैं। राजा साहब जी, कुछ आखिरी लम्हात है, कुछ बताए कि ईमानदारी की बात है, एक दो आपको तो काम करना चाहिए ना, आप भले यहाँ से वोट मिले ना। एक दो पॉइंट्स पर मुझे बात करने की इजाजत दें, मुझे उनका जवाब ले लें। जी राजा साहब, मैं रेस्पॉन्स दे दूं फिर भूल जाऊंगा मैं। इशू ये है, वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। मैंने ये कहा ही नहीं कि हमें वोट नहीं मिलता। सर आप कह रहे हैं हमें वोट ही नहीं मिलता, तो हम क्यों काम करेंगे? मैंने आपकी सारी बात सुनी। अब मैं दूर बैठा हुआ, मेरी थोड़ी सुन लें, वरना बात करना मुश्किल हो जाएगा। इशू ये है कि हम इन तमाम जंजीरों और तमाम पाबंदियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कराची बिलखुसूस बिलुमूम पूरी सिंध के लिए काम कर रहे हैं। हमने ग्रीन लाइन मुकम्मल 100% वफाकी फंडेड प्रोजेक्ट कराची को दिया। लियारी एक्सप्रेसवे को ड्यूअल वफाक ने किया। K4 पर वफाक काम कर रहा है, इसी साल K4 भी आपको कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह। जून में मोहतरम वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं, कराची से कोटड़ी से रोडी तक नया रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। जी। इसी जून और जुलाई के दरमियान इंशाल्लाह हम हैदराबाद सक्खर और फिर कराची हैदराबाद नया मोटरवे आपको दे रहे हैं। इन तमाम चीज, और ये सब 100% वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं। फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के कहने पर मोहतरम वजीर आजम ने कराची और हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, दादू, कोई पैकेज नहीं, कराची पैकेज, हैदराबाद पैकेज दिया। 35 अरब रुपए इस वक्त तक कराची पैकेज में है और तकरीबन 20 अरब रुपए हैदराबाद पैकेज में है। और PIDCL वफाकी इदारे के जरिए एमक्यूएम ने कहा कि सूबाई हुकूमत को फंड्स ना दें, आप खुद काम करवाएं, हमसे जो है वो स्कीमें लें। एमक्यूएम पाकिस्तान से स्कीमें ली गई और PIDCL वफाकी इदारा, वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंडर्स हो गए। अब इंशाल्लाह जल्द वो काम भी शुरू हो जाएंगे। तो हम तो आपके साथ वैसे ही हैं और कोई लिसानियत की बात नहीं। मैंने वो बात सिर्फ इस पैराए में की कि लोग यहाँ बोलते हैं कि जो वजीर आजम है वो सिर्फ लाहौर का है। लाहौर का वजीर आजम नहीं है, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इसलिए वहां पे मुस्लिम लीग नून हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत अपने फंड्स खर्च कर रही है। जहां तक मैंने बात की तो देखें राय साहब टाइम कम है, लेकिन बात यह है कि कमाऊपूत जो औलाद होती है ना, जो कमाऊपूत औलाद होती है, उसके नखरे भी सहे जाते हैं, उसको मतलब कराची के पैसों से लाहौर की सड़कें बने, लेकिन कराची के पैसों से आखिरी है। ये हमारे फैसल नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से एक बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर सिंध में, जैसे हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पर उनको वोट नहीं मिलते,
तो मिसाके जमहूरियत के बाद सिंध को मुस्लिम लीग नून ने खुद से छोड़ा है। इस्माइल राहू साहब छोड़ गए, अब्दुल हकीम बलोच साहब छोड़ गए, उनका किस तरह से पीछा किया गया, एक एमएनए था, एक एमपीए था। एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, हैदराबाद से कराची जो कुछ बनाया गया उसको मोटरवे कैसे कहा जा सकता है? चले एनएचए हैदराबाद से 7-7 घंटे लगते हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और काफी तसल्ली बन गई। ये थे नुमाइंदे वफाकी हुकूमत बराए सिंध। थैंक यू जी। आप बता रहे थे कि ठीक है कि मुस्लिम लीग नून को यहां से वोट नहीं मिला, पार्टियां भी जो है वो कभी किसी जगह वोट मिलता है, किसी जगह नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि वफाक तो जैसे उन्होंने कहा कि मां होती है तो वो काम नहीं करेंगे क्या? नहीं वफाक देखे, आप लोगों ने कभी इस पे एहतजाज नहीं मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एहतजाज भी किया, लेकिन उसके साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हम बात ही नहीं करते कि एक सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी में आकर कोई काम करें आप। मैं पूछना चाहता हूँ M9 को मोटरवे कौन कह सकता है? कोई नहीं कहता। ये आपने बदतरीन सुलूक आप M9 पर चले गए। जिम्मेदार ये लोग भी हैं, देखिए थोड़ी मुत्तहदा भी है। जब इमरान खान के दौर में मुराद सईद साहब इसके वफाकी वजीर थे, जब ये बन रहा था तो उस वक्त हमने इतराज नहीं किया यकीनी तौर पर। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए मेरा अक्सर अंदरूनी सिंध जाना होता है, मैं तमाम यानी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ। हैदराबाद से सक्खर का सफर करने में 6 घंटे लगते हैं। अरे तो कह तो रहे हैं ना कि हैदराबाद से सक्खर तक का मोटरवे वो कह रहे हैं कि इसी साल बन जाएगा। एक सवाल है, हमें पंजाब में कोई भी मंसूबा बनने पर एतराज नहीं है, पंजाब में मंसूबाजात बनने चाहिए, लेकिन क्या मुल्क की सबसे अहम तरीन शाहरा ये कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर, सक्खर से लाहौर नहीं है? नहीं, वो शारा भुट्टो बन तो गया। शारा भुट्टो जिस तरह का बना है वो आपने देखा है, वो जिस तरह से बना है बार बहाए आपने देखा है। जो इंपॉर्टेंट शारा थी आप उसको तो नाम ही लेने रहे, शारा भुट्टो। बात ये है कि शारा भुट्टो बन गया, आप समझे कि सब कुछ बन गया। अल्लाह के शारा और 2 गली, करीमाबाद में 2 गली बन गई। जी जल्दी का टाइम। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे भाई ने बिल्कुल, नदीम भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि हम यहाँ पर बैठकर एक इंटरनेशनल इशू को डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं और अपनी अफवाज के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान बचेगा तो सियासत बचेगी। लेकिन साथ साथ में जब हमने छेड़ी दी है कराची शहर की बात, तो हमें समझना चाहिए कि इस शहर से वाबस्ता सिर्फ इस शहर के लोग नहीं हैं, इस पूरे सूबे के लोग हैं जो 6 करोड़ लोग हैं। इस शहर से वाबस्ता पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। यहाँ नहीं, मैं दोनों बात कर रहा हूँ साथ में, पूरे सूबे के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग। ये कहते हैं कि केपी में जितने पख्तून भाई नहीं रहते उससे ज्यादा कराची रहते हैं। ऐसे ही है सर, आप अपनी मर्जी से रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सराइकी रहते हैं, सराइकी रहते हैं, जनूबी पंजाब का बहुत सारी आबादी रहती है। आप अपनी मर्जी के लिए, मुझे ये शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शहर की तकलीफ का एहसास है। नहीं, शर्मिंदगी नहीं। देखिए मैं इस शहर को ऑन करने वाला हूँ, मैं शहर का बेटा हूँ और ये शहर, जब मैं इस शहर की बात करता हूँ ना तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, क्योंकि ये शहर पाकिस्तान को चलाता है। मैं किसी जबान की बात नहीं करता, मैं किसी लिसानियत की बात नहीं करता, मैं किसी जमात की बात नहीं करता। इस शहर के हवाले से अगर आप नहीं सोचेंगे तो किसी की सियासत नहीं बचेगी और ना पंजाब बचेगा ना केपी के बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 18 सालों से सूबे में हुक्मरानी कर रही है, इनसे जवाब लेना पड़ेगा और मकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए जो भी अमल करना पड़े उसको करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान की मजबूती की ज़मीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो गुफ्तगू का सिलसिला हम खत्म करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में मैं ना मुनसिफ हूँ और ना मैं कोई इस मामले में कोई राय दे सकता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि जो हमारे नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं वो खुद ही समझ सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है और क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं आपसे कहूँ, जैसे मेजाज भाई ने कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ, अपने फील्ड मार्शल के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और हमेशा ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।